नमस्कार, मैं हूँ रीमा शर्मा। स्वागत है आपका मर्दर हिंद 24 न्यूज पर। आप देख रहे हैं 2 बजे की देश दुनिया की खबरें विस्तार से। P20 समिट से दिल्ली में आज कई रास्तों पर रहेगा जाम। घर से बाहर निकलने से पहले देखें ट्रैफिक एडवाइजरी। G20 समिट के बाद अब 27 देशों की संसद के प्रतिनिधियों और अध्यक्षों की बैठक P20 समिट राजधानी दिल्ली स्थित द्वारका की यशोभूमि में होने जा रही है। इसी कारण दिल्ली की कई जगहों पर शुक्रवार और शनिवार को यातायात प्रभावित रहेगा। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने लोगों को वैकल्पिक मार्गों के प्रयोग की सलाह दी। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक सम्मेलन में शिरकत करने आए लोग लीला पैलेस होटल, ताजमहल होटल, ITC मौर्य होटल, ताज पैलेस होटल, रोस्टेड हाउस होटल, एरोसिटी, JW मैरियट होटल आदि में ठहराए गए। इन जगहों से यशोभूमि जाने व वहां से लौटने का कार्यक्रम रहेगा। इससे शुक्रवार और शनिवार को कई मार्गों पर यातायात प्रभावित होगा। ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से वैकल्पिक मार्गों का प्रयोग करने की सलाह दी, जबकि रेलवे स्टेशन या हवाई अड्डे आदि के लिए निकलने वाले लोग को अतिरिक्त समय लेकर चलने को कहा। फरीदाबाद और जेवर एयरपोर्ट को जोड़ेगा ग्रीन हाईवे। 50 करोड़ रुपए हुए जारी। यहां से काम भी हुआ शुरू। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले स्थित जेवर में बनाए जा रहे देश के सबसे बड़े एयरपोर्ट को NCR के बाकी इलाकों से भी सीधे जोड़ने की तैयारी चल रही है। इसी क्रम में फरीदाबाद को जेवर एयरपोर्ट से जोड़ने के लिए ग्रीन हाईवे का निर्माण किया जा रहा है। इसका हाईवे का काम वल्लभगढ़ से शुरू भी कर दिया गया। खबरों के अनुसार उत्तर प्रदेश की सरकार ने इसके लिए 50 करोड़ रुपए भी जारी कर दिए। आपको बता दें कि फरीदाबाद के सेक्टर 65 से नोएडा एयरपोर्ट तक ग्रीन हाईवे बनेगा। यह 6 लेन का होगा। सेक्टर 65 में पिलर बनाने के लिए पाइलिंग का काम शुरू कर दिया गया। इससे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की लिंक रोड, KGP और यूपी में यमुना में एक्सप्रेसवे होता हुआ एयरपोर्ट पहुंचेगा। इस दौरान ये 12 गांवों के बीच से निकलेगा। इसके अलावा ये सेक्टर 117, 118, 122, 123 से होकर भी गुजरेगा। मिली जानकारी के मुताबिक इसके लिए जमीन अधिग्रहण का काम पूरा किया जा चुका है। इसके निर्माण के लिए टेंडर 1 साल पहले ही जारी हो गया था। हालांकि अभी इसका काम सुस्त चल रहा है। भारत चीन सर्दियों में LAC पर सैनिकों की संख्या घटाएंगे। साथ ही कोशिश होगी कि गर्मियों में ना बढ़ाना पड़े। भारत और चीन ने पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर ठंड में तैनाती रखने पर सहमत हो गए, लेकिन दोनों देश इस बात पर राजी हुए हैं कि सैनिकों की संख्या में कमी की जाएगी। साथ ही लक्ष्य रखा गया कि गर्मियों में इसकी दोबारा वापसी ना हो। इसके लिए एक योजना तैयार करने का लक्ष्य है ताकि इसको लेकर कोई परेशानी ना हो। रक्षा और सुरक्षा प्रतिष्ठान के सूत्रों ने कहा कि 9 से 10 अक्टूबर को आयोजित 20वें दौर की सैन्य वार्ता के दौरान दोनों पक्ष सर्दियों के महीनों के दौरान कोई भी उत्तेजक कार्रवाई नहीं करने और एक दूसरे के साथ संचार बनाए रखने पर भी सहमत हुए। यादव परिवार के 6 सदस्य के लोकसभा चुनाव लड़ने की संभावना। अखिलेश के लिए सीट तय। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए प्रमुख पार्टियों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं। पिछली बार समाजवादी पार्टी को महज 5 सीटों पर ही जीत मिल सकती थी, जबकि बीजेपी ने 62 सीटों के साथ अपना जलवा बरकरार रखा। जब चुनावी राजनीति की बात आती है तो ज्यादातर पार्टियां सीटों के बंटवारे में अपने परिवार को तवज्जो देती नजर आती हैं। फैमिली फर्स्ट समाजवादी पार्टी के लिए भी प्राथमिकता बन गया है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इस बार यादव परिवार के कम से कम 6 सदस्यों के संसदीय चुनाव लड़ने की संभावना है। कहा जा रहा है कि पार्टी में उनमें से 4 के लिए सीटें तय कर ली हैं, जबकि 2 के लिए बेहतर सीटों की तलाश की जा रही है। इजराइल से युद्ध के बीच गाजा के डॉक्टरों ने विश्व समुदाय से मांगी मदद। संकट में 25 लाख लोगों का जीवन। गाजा पट्टी पर इजराइल की एयरफोर्स की बमबारी जारी है। आज युद्ध का 6ठा दिन है। वहीं दूसरी ओर लगातार हो रहे हमलों के कारण बिजली संयंत्र पूरी तरह बंद हो गया। पूरी गाजा सिटी अंधेरे में डूब गई। हमले के कारण लोग बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं।
युद्ध के बीच गाजा के डॉक्टर्स ने दुनिया के लिए मैसेज जारी कर मदद मांगी। वहीं ईंधन की भारी किल्लत के कारण जनरेटर का भी उपयोग नहीं हो पा रहा। गाजा के डॉक्टर्स ने कहा कि बिजली नहीं होने से 200 से अधिक नवजात शिशुओं और 1000 से अधिक डायलिसिस वाले पेशेंट्स का जीवन खतरे में पड़ गया। कई मेडिकल डिवाइसेस के लिए बिजली की जरूरत होती है। युद्ध में घायल हुए लोग भी इलाज के लिए अस्पताल में आ रहे हैं। ऐसे में मरीजों की संख्या भी बढ़ गई है। इमरजेंसी की स्थिति में तुरंत अस्पताल पहुंचेगा एम्स का स्टाफ। शुरू की ये नई सेवा। एम्स में मरीजों और डॉक्टरों के लिए सुविधाएं बढ़ाने का काम निरंतर जारी है। इसी क्रम में अस्पताल प्रशासन ने अस्पताल के आवासीय परिसरों के भीतर 24 घंटे इलेक्ट्रिक स्टाफ कारों को चलाने का काम शुरू किया। एम्स परिसर के आसपास मौजूद आयुर्विज्ञान नगर, किदवई नगर, एशियाड विलेज और अंसारी नगर पश्चिम में रहने वाले स्टाफ के लिए यह सुविधा शुरू की गई। यह इसलिए किया गया क्योंकि इन क्षेत्रों में रहने वाली क्लिनिकल टीम के सदस्यों को मरीजों के देखने के लिए एम्स पहुंचने के लिए बसों या दूसरे यातायात के साधनों का इंतजार करना पड़ता था, जिसमें काफी समय लगता था। इस समस्या के समाधान के लिए एम्स ने इलेक्ट्रिक स्टाफ कारें शुरू की हैं। यातायात पुलिस की वर्दी पहनकर बदमाशों ने की 50 लाख की लूट। रेकी के बाद वारदात की आशंका। आईपी एस्टेट इलाके में बुधवार शाम यातायात पुलिस की वर्दी पहनकर बदमाशों ने पान मसाला कंपनी के कार सवार कर्मचारियों से 50 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। यातायात पुलिस की वर्दी में सवार 2 बदमाशों ने सीलमगढ़ फ्लाईओवर के पास कार तलाशी के बहाने रुकवाई। फिर दूसरी बाइक से आए 2 बदमाश कार की डिग्गी से बैग लेकर फरार हो गए। पीड़ितों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। पुलिस बदमाशों के भागने की दिशा में लगे सीसीटीवी कैमरे के जरिए उनकी पहचान करने में जुटी है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि मोदी नगर गाजियाबाद में रहने वाले सुरेंद्र पाल पान बहार कंपनी में काम करते हैं। कंपनी का कार्यालय मोती नगर में है। सुरेंद्र पाल ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि बुधवार को वह अपने एक सहयोगी कर्मचारी के साथ पेमेंट लेने के लिए चांदनी चौक आए थे। पूछा घासीराम में उनके कई ग्राहक हैं। सभी से पैसे लेने के बाद वह शाम को हुंडई वेन्यू कार से अपने कार्यालय के लिए रवाना हुए। सीलमपुर फ्लाईओवर पर यातायात पुलिसकर्मी की वर्दी पहने 2 बाइक सवारों ने उनकी कार को रुकवाया। दोनों ने उन्हें कार की तलाशी लेने की बात कही। पीड़ित ने बताया कि एक के पास वायरलेस सेट भी था। इससे उन्हें लगा कि वे पुलिस वाले हैं। पानीपत सिक्योरिटी गार्ड के बयान दर्ज। वर्करों से पूछताछ। परिजन बोले सभी अलग अलग बयान दे रहे हैं। जलालपुर गांव स्थित गोरजा इंटरनेशनल फैक्ट्री में 3 युवकों की हत्या के मामले में एएसआईटी ने बृहस्पतिवार को सिक्योरिटी गार्ड के बयान दर्ज किए। इसके अलावा फैक्ट्री जाकर 2 वर्करों से भी पूछताछ की। परिजनों का आरोप है कि सिक्योरिटी गार्ड और दोनों वर्करों के बयान अलग अलग हैं। फैक्ट्री में हत्या हुई है जिसे छिपाने का प्रयास किया जा रहा है। अब एएसआईटी शुक्रवार को फैक्ट्री जाकर सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगालेगी। इस जांच में परिजन भी साथ रहेंगे। मृतक कुर्बान के चाचा अयूब ने बताया कि परिजन बृहस्पतिवार को दोपहर 12:30 बजे मलक्खा में उपमंडल परिसर में एएसपी मयंक मिश्रा को मिलने गए थे। वहां परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की और सिक्योरिटी गार्ड से पूछताछ की अपील की। इसके बाद परिजन बापोली थाने पहुंचे। वहां एएसपी भी पहुंचे। बापोली थाने में सिक्योरिटी गार्ड को बुलाया गया। सिक्योरिटी गार्ड ने पूछताछ में बताया कि गत शनिवार को वह ड्यूटी पर था। रसलापुर का इस्लाम और उसका भतीजा कुर्बान दोनों फैक्ट्री के टैंक से केमिकल युक्त पानी को बाहर निकालने का काम करते थे। शनिवार रात वह सीढ़ी से नीचे उतरे और वहीं पर रह गए। संजय गया तो वह भी नीचे रह गया। वहां पर जहरीली गैस से उनकी मौत हो गई। दिल्ली विश्वविद्यालय के 12 कॉलेजों में अब भी यूजी सीटें खाली। दाखिले का मौका। विश्वविद्यालय में स्नातक पाठ्यक्रम में करीब 5000 सीटें खाली हैं। अब इनमें दाखिले के लिए फिर आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई। हालांकि अभ्यर्थी केवल उन 13 कॉलेजों के लिए आवेदन कर सकते हैं जिनमें 15% से अधिक सीटें खाली हैं। CUIT के अलावा 12वीं के अंकों के आधार पर भी प्रवेश मिलेगा। DU ने मंगलवार को जारी एक नोटिफिकेशन में कहा कि मॉक अप राउंड के तहत
चयनित कॉलेजों और कोर्स में प्रवेश के लिए 15 अक्टूबर तक आवेदन होंगे। यूजीसी द्वारा 4 अक्टूबर को लिखे पत्र में दिए गए सुझावों पर विचार करते हुए मॉपअप चरण की घोषणा की गई। इच्छुक अभ्यर्थी संबंधित कॉलेज द्वारा अपनी वेबसाइट पर साझा की गई अनुसूची और प्रक्रिया के अनुसार आवेदन कर सकते हैं। शुल्क जमा कराने की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर है। हर रोज बदल रहा मौसम का मिजाज, बुधवार रही सीजन की सबसे ठंडी रात। दिल्ली एनसीआर में 2 दिन बारिश के आसार। राजधानी में मौसम का मिजाज प्रतिदिन बदल रहा है। बुधवार रात को न्यूनतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री गिरने के कारण इस साल अक्टूबर की सबसे ठंडी रात रही। न्यूनतम तापमान 16.4 डिग्री दर्ज किया गया। यह इस साल अक्टूबर का सबसे कम न्यूनतम तापमान रहा। न्यूनतम तापमान का ऑल टाइम रिकॉर्ड वर्ष 1937 का है, जब तापमान 9.4 डिग्री सेल्सियस रहा था। सप्ताह के अंत में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण 15 से 17 अक्टूबर के बीच बारिश की संभावना है। इससे तापमान में और गिरावट आएगी। बृहस्पतिवार को अधिकतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री अधिक 34.7 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 16.4 डिग्री दर्ज हुआ। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। आप देश दुनिया की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारी वेबसाइट www.mardohind.com को भी लॉगिन कर सकते हैं। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।